चलिए, तो मेनली पढ़ना है एनर्जी अब, लेकिन एक दो क्वेश्चन छोटा सा फ्रिक्शन वाला मैंने कहा कर देते हैं, एक छोटा सा पार्ट छूटा जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये एक अच्छा पार्ट है, इसलिए इसको कर। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये लेंथ L है। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। सही। कोई मास है और ये मास चला रहा है अपना। हमें चाहिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या चाहिए? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये हमें चाहिए। तो तुम्हें पता है क्या करना होता है? फोर्स पहचानो, डिस्प्लेसमेंट पहचानो, दोनों के बीच का एंगल पहचानो और इंटीग्रेट करो। तो किसी जगह पे देखते हैं फोर्स कितना होगा। किसी जगह पे रिएक्शन होगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा। एंगल हमें उस जगह का थीटा कुछ मान लो, तो ये क्या होगा? mg का cos थीटा होगा ना, और ये क्या होगा? mg का sin थीटा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू आर। अरे होगा ना फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेस होकर नीचे जा रहा है तो ds लेते हैं, सब कुछ रखते हैं। फोर्स पहचानो, म्यू mg का cos थीटा, ये तो फोर्स है। फोर्स पहचाना, डिस्प्लेसमेंट पहचानो ds, दोनों के बीच एंगल पहचानो cos 180। 180 क्यों? फ्रिक्शन फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन का? क्या इंटीग्रेशन ना? बोलो बच्चों। बस क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है। नेगेटिव चलो बाहर ले लेते हैं, cos 180। और ये जो बच गया वो कौन है? ds का cos थीटा। ये फिजिक्स नहीं है बच्चों, ये मैथ्स है ना? मैथ्स है, और मैथ्स का कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में लेंगे। कल भी जो धागे का बताया था वो क्या था? फिजिक्स तो भाई पहला लाइन है, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो, फिजिक्स तो वही था। सही है। लेकिन जो हमने निकाला था कल कि ds का cos थीटा, वो फोर्स की तरफ यानी धागे की तरफ का कंपोनेंट है, और धागे की तरफ का कंपोनेंट जो चेंज हो रहा है, धागा जितना चेंज होगा वही ना? नहीं समझे? कल क्या बताया था मैंने कि एक रस्सी को ऐसे खींच रहे थे हम लोग, यहाँ पे ds था और ds का cos थीटा क्या था? धागे की तरफ डिस्प्लेसमेंट था, और धागे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जितना धागा छोटा होगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेट करने पे जितना धागा टोटल छोटा होगा वही डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। बताया था कल मैंने। वैसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? ये देखो, ये सब कांस्टेंट है, वो छोड़ दो। वो क्या है वो देखो, वो क्या है वो देखो। तो फिर से अगर मैं छोटा सा टुकड़ा जो ले रहा हूँ वो ds ये ले लूँ, और मैंने कहा थीटा क्या है तुम जान रहे हो, तो ये कौन होगा? ये कौन होगा? ds का, एक तो होगा ना ds का cos थीटा, और अगर ये ds का cos थीटा होगा तो हमें क्या चाहिए? इस ds के cos थीटा का इंटीग्रेशन। इसका मतलब मैथ्स कह रहा है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहां से यहां तक आने में क्या कह सकते हैं? ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन है ये?
डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा बच्चों? एल। नहीं देखना है ये कैसे शेप में आ रहा है, बस एल है। इसलिए ये क्वेश्चन जैसा कल अच्छा था वैसे ये भी अच्छा है। मैं कल वाला फिर एक बार बता देता हूँ क्योंकि वो अच्छा है। तो जैसे ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स लगा के अचानक एक मैथ्स निकल रहा है, अरे वाह ये सब तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट पार्ट है वह ले जाओ। कौन कांस्टेंट है? म्यू एम जी। ध्यान रखना म्यू एम जी फ्रिक्शन नहीं है, वो म्यू एम जी है वो। तो म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि कुछ चीजें सोच के आ गया, अरे वाह क्वेश्चन देखा और फट से आंसर आ गया। कुछ जगह फट से आंसर नहीं है, ये क्या है? सॉल्व करने पे मैथ्स ने कुछ स्पेशल दिया, ये मैथ्स के कारण कुछ स्पेशल पार्ट आ रहा है कि इसका मतलब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन है वो टोटल म्यू एम जी, पूरा म्यू एम जी की बात हो रही है वहां पे, म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कल वाला फिर से एक बार कर देते हैं। बाय था नहीं, अगेंस्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या ले लोगे? नीचे। हाँ जी सही ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगेंस्ट करेंगे तो फोर्स उधर हो जाएगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट है ना। ठीक है। कल जो बताया था फिर से एक बार, वर्क डन बाय थ्रेड, यही था ना थ्रेड जहां था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो फिर से एक बार देखेंगे। कल कर चुके हैं, फिर से एक बार। यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे कोई रस्सी है और एफ फोर्स लगा के उसको तुम खींच रहे हो, लगातार सरकता हुआ जा रहा है, ये रस्सी है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस कितना है? बी। ठीक। तो अब तुम इसको खींचते जा रहे हो, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लगातार खींचते जा रहे हो, यही ना। अगर लगातार खींचते जा रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है? अगर मैं किसी जगह पे देखूं, बीच में किसी जगह पे पार्टिकल यहां था और फिर यहां आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds है ना। ये जो एंगल है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये इसके बराबर होगा, है कि नहीं? तो और ये एंगल कितना है? ये क्या है? फोर्स कैसा लग रहा है? ये फोर्स है ना, और ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच का ये क्या है? दोनों के बीच का ये एंगल है कि नहीं? दोनों के बीच का बोलो बच्चों, है ना दोनों के बीच का एंगल। तो जो डिस्प्लेसमेंट हम वर्क में लेते हैं, वर्क कितना होगा बताओ? वर्क बताओ, वर्क क्या है? वर्क है फोर्स, देखो यही ना फोर्स। डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो, यही था ना। कितना फोर्स क्या था? कांस्टेंट। और जो बच गया वो ds का cos थीटा। और अब हम इसमें मैथ जोड़ रहे हैं, तो ds का जो cos थीटा है वो कौन है? ds का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट धागे की तरफ है, और धागे की तरफ कंपोनेंट उतना है जितना धागा छोटा हो जाता है, देख लो, है कि नहीं? ds का cos थीटा कौन है? जब ये धागा यहां से यहां पहुंच जाएगा तो जितना धागा छोटा होगा उतना ही ds का कंपोनेंट है कि नहीं? तो जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए ये बना क्योंकि हमने मैथ्स को अपने हिसाब से थोड़ा सा फील कर लिया, है ना। तो f इंटू ये क्या है? ये कौन है? ds का cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ थ्रेड, यही ना, स्मॉल। और इंटीग्रेट कर दोगे क्या आ जाएगा? टोटल
चेंज इन लेंथ ऑफ थ्रेड। ये सब क्वेश्चन फिजिक्स से करोगे तो एक बार फंस जाओगे, तुम इसको फिजिक्स से करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस थीटा का वेरिएशन नहीं पता। अगर तुम्हें वेरिएशन पता है तो ठीक है, चलो ये लो, अब कर लो। ऐसे बांध कैसे खींचा जा रहा है, क्या कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें क्या पता एंगल क्या है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बना ही इसलिए कि हम मैथ्स कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल के और फिर अपना दिमाग लगा पाए। तो सेम जैसा फ्रिक्शन में है वैसा ही ये भी है, दोनों में अंतर नहीं। याद रखना, फ्रिक्शन में कई बार बच्चे म्यू एम जी कॉस थीटा लिख के और फिर इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लेंगे, ये नहीं है। कौन है? म्यू एम जी इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, गड़बड़ नहीं करना। बच्चों एक चीज मैं बताऊं, ये सब क्वेश्चन ना आते हैं और बच्चों को लगता है, बच्चे इसको करते हैं पूरे तरीके से और सॉल्व करते तो होता ही नहीं उनसे, तो उनको लगता है कि पेपर बहुत लेंदी आया था सर। पेपर बनाने वाला भी जानता है कि कितना लेंदी उसको देना है। अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिल गए जो पहले से मुझे क्लियर है तो हमारा टाइम बचेगा और वही हमें हाई रैंक पे ले जाता है, ये तो पक्का सर। हाई रैंक पे ले जाने के लिए क्वेश्चन पहचान में जरूर आना चाहिए, पक्का है। मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ला सकता है। ला सकते हैं, 3 घंटे में पेपर पूरा सॉल्व कर लेगा क्या? चांस तो कम लगता है मुझे। तो क्या होता होगा, कई क्वेश्चन देखे हुए लगते होंगे, उसका फट से आंसर आ जाता होगा, अरे वाह ये तो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये देखा हुआ क्वेश्चन तुम्हें याद आएगा कब? दुनिया कहती है कि साइंस रटते नहीं है, मैं कहूंगा रटोगे तब। लेकिन रटोगे कब? रटने का मतलब क्या होता है? समझ के रटना। समझ गए? अब मुझे रटा होना चाहिए, मुझे रटा हुआ काम करना, तो जाके टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो 1-2 क्वेश्चन जो फंसेंगे, जो दुनिया नहीं कर पाएगी, वो मैं कर लूंगा, तो रैंक बनेगी मेरी। रैंक बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है? समझ गए बच्चों? काम खत्म हो गया। और क्या था? हाँ, वेरिएबल। एक छोटा सा पार्ट और क्या बचा है वर्क में? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वो बड़ी चीज नहीं है, छोटा है, लेकिन वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कांस्टेंट फोर्स का मैं करा चुका था, बच्चों वाला था वो, है ना? अरे एफ डॉट डी एक्स, x1 से लेके x2 तक कराया था ना मैंने? यस, तो एकदम सिंपल था। ये वेरिएबल फोर्स की बात कर रहा हूं। देखते हैं, मैंने पहला टाइप क्या है? टाइप फर्स्ट, जब एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स हो, एक्स का एक्स के साथ फंक्शन हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, फोर्स इज गिवन बाय 3 1 + x I y square j, ठीक? फाइंड वर्क डन to move object, move a mass from 1,2 to 3,1। चलो ट्राई करिए, ये वाला तो छोटा क्वेश्चन है, ये तो आसानी से आ जाएगा। स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो, सोच समझ के, लॉजिक से। मेरी बात समझ में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कुछ छूट गया है, कुछ लगता है मजा नहीं आ रहा है, तो फिर से स्टार्ट करो
और तुम चाहो तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। समझे क्या मैंने क्या बोला? अभी मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ कुछ बच्चों को, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लेकिन बेसिक्स कुछ बच्चों को होता है ना कि छोड़ दिया, एक क्लास छोड़ दिया, बस काम खत्म है। इंटीग्रेशन ऐसा है कि अगर 2 क्लास किया और तीसरा छोड़ दिया तो काम खत्म है, फिर आगे समझ में आना बंद हो जाएगा। तो उसको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? मुझे पता है, सब साथ में बैठ चुका हूँ मैं बच्चों के, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्या करूँ? फिर से रीस्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर में दिक्कत है रीस्टार्ट करो, फिर से शुरू करते, बाहर बैठते थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। छूटे तो मेरी बात समझ में आई, वर्क फॉर एनर्जी ठीक करो। छूट गया है, 2 ही दिन का तो लेक्चर था, 2 दिन खत्म हो चुका है। जिसको दिक्कत लग रही है बात करो बच्चों। चलिए फिलहाल तो ये सबको याद है क्योंकि हम इसकी बात कर चुके हैं, ना? कहाँ बात किया था इसका? याद दिला दूं? कहाँ बात किया था dx का? वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात किया था ना? लेंथ ऑफ पाथ में बात किया था, याद आया? तो वही है, वो कितना होता है? dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर होता है ना, वही तो है dxi प्लस dy। अरे बोलो बच्चों, यही है। अब ये तुम्हें ds वेक्टर, आगे से कभी भी ds वेक्टर है तो ये दिमाग में रखो, इसका मॉड चाहिए तो dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर अंडर रूट मॉड, काम खत्म हो गया। ये सब छूटता है, मैं बता रहा हूँ, ये वहां पे बैठ के नहीं करोगे, पहली बार आएगा तो दिक्कत करेगा, जब तक कि उसको हिट ना करो। अभी हिट करो, काम खत्म। ds का मतलब क्या होता है मैं इस बात जानता हूं। अब मल्टीप्लाई करो i का i से, बोलो 3 1 प्लस x dx y स्क्वायर dy, दोनों का इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट बताओ 1 से 3, उसकी लिमिट बताओ। बाकी मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर लेना, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए पढ़ा रहा था, इसके लिए जो अगला देने जा रहा हूं या इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगला एक फोर्स F इक्वल टू YI प्लस XJ। अब इसमें क्या खास बात है? Fx x का फंक्शन नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन फिर भी आसान है, इसके बाद आसान तो सब है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी एक इजी मेथड देता है तुम्हें। कैसे? फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम 1, 1 टू 2, 2। ठीक है, करो, लिखना तो सबको आता ही है। वर्क डन क्या? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का क्या? इंटीग्रेशन। फोर्स सीधा कर दूं? बोलो, चलो लिख लेते हैं एक्स वाई आई एक्स जे, सही है? शाम को बैठोगे इन लोग बच्चों के साथ, तुम भी याद आएगा? dx i dy j। कौन दिमाग लगाएगा? इंटीग्रेशन अभी भी पढ़ा है ना तुम लोगों ने? अभी तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है। y plus x क्या क्या बच्चा? y plus x नहीं, y का इंटीग्रेशन x के साथ नहीं हो सकता। नहीं, उसका नहीं होएगा, y अलग निकाल लिया जाएगा। कैसे भाई? नहीं, वो डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन में हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते। देखो उसको ध्यान से देखो, अभी इंटीग्रेशन पढ़ा है तुमने, और ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो इससे खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ऐसे यही वाले। कौन बोलेगा? y नहीं, कुछ दिख रहा है, पढ़ो, पूरे को पढ़ो। वो तो dy होगा ना। हाँ, सॉरी, पूरे को पढ़ो एक बार, पूरे को पढ़ो। y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, क्या दिख रहा है? y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, क्या दिख रहा है? x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन है वो, है ना? डिफरेंशिएशन कैसे रहता है? इंटीग्रेशन
ये क्या है, ये बस वो देखो, ये कह रहा हूं। फर्स्ट पहला इंटू दूसरे का डिफरेंस, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, पहले को छोड़ के दूसरे को तोड़ो, ये वही है ना का। समझ में आया? अरे इस अंदर वाले को ऐसा लिख सकते हो, अरे इसको छोड़ो, पहले पहले इसको देखो, वो है ये, इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई का डिफरेंस करो, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, यही है ना। तो उसको हम ऐसा ले सकते हैं, तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन है, तो ये अच्छा। और ऐसे और भी बन सकते हैं, तुम दूसरा क्वेश्चन दे सकता है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दे देगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करा देगा, देगा कि नहीं। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, सर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी ऐसा दे दे तो क्या भाई, इसकी जगह पे देगा तो क्या, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, दूसरे को छोड़ के पहले को तोड़ो, यही ना। बोलो बच्चों, का इंटीग्रेशन। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसा साइन कॉस टेन कॉट सभी कितने भी के साथ हो सकता है। तो ये आ गया, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, तो मैथ्स का क्वेश्चन है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये किसका। अभी आसान के लिए ये याद रख लो, फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, रेफरेंस के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तो हमें सोचना पड़ सकता है ऐसा। तो ये कब होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कब होगा, जब एफ एक्स वाई का फंक्शन और वाई एक्स का फंक्शन होगा, या उनके कॉम्बिनेशन का फंक्शन होगा। सुनाई दिया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये एक हिट एंड ट्रायल होगा हमारा। वापस क्या बोला मैंने समझ में? यानी अगर तुम्हें फंक्शन फोर्स का जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स एक्स का ही नहीं हो, साथ में वाई या जेड का भी दिया हो, तो एक हिट एंड ट्रायल मेरा ये भी होगा कि जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसका वो कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है, किस चीज का डिफरेंशिएशन तो नहीं है। और अब बताओ, अगर ये है 1 1 से लेके 2 2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स का वाई ना। कहां से कहां तक, 1 1 से 2 2 तक। अब एक बार 1 1 रखोगे, अरे 2 2 माइनस 4 माइनस 1 3 समझ में। तो ये याद कर लो, फिर बोलूंगा रट लो। रटने का यहां पे कभी भी मेरा मतलब ये नहीं है कि बिना समझे, हम समझ गए, अब ये मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये रेफरेंस की तरह काम करेगा। मुझे याद दिलाएगा कि जब भी एफ एक्स एक्स की बजाय किसी और का फंक्शन है, वाई का भी है, तो फिर ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक ऑप्शन ये रहना चाहिए। क्लियर? अब बेवकूफ बनाता हूं, आईआईटी ने भी बनाया है 2-3 बार, देखना। एफ एक्स इज एक्स अपॉन वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स अपॉन ये आईटी ने बेवकूफ बनाया है बच्चों। फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम 1,0 to 0,2 0,1। आसान बनाने के लिए मैं एक लाइन बोल देता हूं। ओवर ए पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग ओवर ए सर्कल। ये आसान बनाने के लिए, समझ में आने के लिए दे देता हूं। तो उस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, और पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, सर्कल पर मूव कर रहा है। वो भी दिख रहा है, सही है।
सर्किल का रेडियस क्या है, दिख रहा है ना, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 1। समझे क्या? अरे बोलो, तो ये 1 हो गया, तो ये पिछला क्वेश्चन हो गया ना, समझे? आईटी में है वो क्वेश्चन, क्लियर? तो फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। फिर से वैसे भी तुम्हें दिखना चाहिए कि ये क्या है पता है, इसको थोड़ा, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ये एफ एक्स को थोड़ा अरेंज करे तो 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग ले लो, और जो अंदर बचेगा y/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, और x/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी। मैं टफ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन है, कॉस थीटा है वो, वाई, अरे साइन थीटा, कौन है ये, है कि नहीं साइन थीटा, तो साइन थीटा आई और कॉस थीटा जे है। उल्टा हो गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं, एंगल इसका मतलब वर्टिकल से लिया गया है। एंगल कहाँ से लिया गया है, तभी तो ये होगा ना बच्चों, जैसे ये है, ये ओरिजिन है, अगर एंगल यहाँ से लिया तो क्या हो जाएगा, आर का ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कौन ये, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यानी थीटा वर्टिकल से लेके सर्किल में घुमा रहा है, यही तो मतलब है, सही है? और ये उसका रेडियस है, सही है? तो ये हो गया फोर्स, क्या हो गया ये फोर्स, किधर है ये फोर्स, देखो तो, एक आर से मल्टीप्लाई कर लो, एक आर से डिवाइड कर लो अपनी तरफ से, तो ये आर साइन थीटा किधर है, आर साइन थीटा की डायरेक्शन किधर है, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई पॉइंट मैंने यहां लिया, सही है, तो आर साइन थीटा और ये एंगल थीटा है, तो आर साइन थीटा किधर होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इधर होगा ना, और आर कॉस थीटा किधर होगा, किधर, नीचे होगा, पक्का होगा ना, बोलो बच्चों। और अगर ये होगा तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, फोर्स किधर है, और पक्का गलत तो नहीं कर रहा हूं, नहीं, आर साइन थीटा इधर होगा ना, आर साइन थीटा उधर होगा ना, प्लस है ना, अरे बच्चा ये आर है, तो आर का साइन थीटा की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं, प्लस में, और आर कॉस थीटा की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं, प्लस में। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर दिख रही है, रेडियली आउटवर्ड, किधर दिख रही है, नहीं समझ में आया, दिख रहा है क्या? फिर से देखो, अगर कोई पार्टिकल इस तरफ काम कर रहा है, कोई भी फोर्स, तो इसका एफ का ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो एफ का ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एफ का ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। तो ये जो फोर्स है वो इधर देखेगा, तभी तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होगा, देखो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। इसका मतलब ये ऐसा फोर्स है जो रेडियली आउटवर्ड काम कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं? और पार्टिकल मूव किस पे कर रहा है, सर्किल पे। तो फोर्स बताओ कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट बताओ कुछ भी, दोनों के बीच का एंगल बताओ, दोनों के बीच का एंगल बताओ। अरे एंगल तो 90 होगा ना, सर्किल पे मूव कर रहा है बोला ना मैंने, और 90 एंगल बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। सुनाई दिया क्या? ऐसे समझाओ तो सॉल्व करके देखो तो आंसर वही आएगा, लेकिन मैंने तो कॉन्सेप्ट से लगाया। कॉन्सेप्ट से क्यों लगाया? क्योंकि मैं फील करा पाऊँ इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो है उसको फील करो, ये इक्वेशन रटो, मैं तो कहूँगा ये इक्वेशन रटो, दिमाग में ये पहचान में आ जाए कि सर्किल पे ये जो इक्वेशन है वो रेडियल लगने वाले फोर्स के लिए है, ये जो टाइप है ये किसके लिए है, रेडियल के लिए, सही ना? ये टाइप किसके लिए है, रेडियल के लिए। अगर दोनों माइनस हो गया तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा, ये भी माइनस उस तक क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ लगेगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो ये जो टाइप है वो कैसा टाइप, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये जो टाइप है वो कौन सा है, रेडियल फोर्स के लिए।
सुनाई दिया क्या? अदरवाइज ये सब तो समझा दिया मैंने, वो अलग बात है। तुम छोड़ दो, तुम कैसे करो, क्या करो, एफ एक्स इंटू डी एफ इंटू डी एस का इंटीग्रेशन करके करोगे तो भी आंसर वही आएगा। क्लियर है सबको? करके देखे? हाँ, ये पक्का पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट है, नहीं तो वो फंसाएगा, वो परेशान करेगा थोड़ा। ठीक, तो अगर मैं इसको, ये तो थोड़ा मैंने कहा डिस्कशन कर ले, अब तुम चलो सीधा सा वर्क निकाल लो। तो क्या तुम्हें दिखता है कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट होगा सर्कुलर मोशन करते हुए के लिए, और बचेगा क्या, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू, सुना क्या सबने का, क्या ये कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, बस वही इंपॉर्टेंट है ना। समझ गए? कहां से 0,1,0 से, अब अभी अभी हमने देखा था कि x इंटू वाई होगा, कहां से, यही ना, अरे बोलो, और ये क्या है, अरे 0 इंटू 1, ये भी 0 इंटू 1, समझ गए क्या बच्चों? वो आना तो वही था। ये इक्वेशन हेल्प करना चाहिए हमें। सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है? हाँ, सर्किल का पोलर फॉर्म बताओ बच्चों, तुम लोग पढ़े होगे, सर्किल का पोलर फॉर्म बताओ। कोई भी पॉइंट एक्स वाई लेते हो और ये अगर थीटा लेते हो तो ये कौन होता है, एक्स कॉस थीटा, ये कौन होता है, एक्स वाई सॉरी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, एक्स और वाई यही होता है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, वेलोसिटी, वो डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इसका पोजीशन बताओ, आर कॉस थीटा आई आर साइन, खत्म हो जाता, समझ नहीं आता, दिखता नहीं उधर, फिर से आराम से, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं मैं, परेशान कर रहा हूं क्या, समझ में आ रहा है? फिर से बोलो बच्चों, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, ये पोजीशन वेक्टर बताओ, आर कॉस थीटा आई आर साइन थीटा। वेलोसिटी वेक्टर बताओ, आर साइन थीटा माइनस में इंटू ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी भी होगा ना, ओमेगा क्या होता है, थीटा का क्या होता है, डी थीटा बाई डी, चेन रूल, आई आर कॉस थीटा जे अगेन ओमेगा है ना, और जे, ठीक है, सही है, यहाँ माइनस आएगा ना, सही है। अब ये डायरेक्शन देख लो कौन सी, ये डायरेक्शन ये वाली है, देखो ये देखो, यही तो है, क्योंकि y प्लस और x माइनस, x माइनस वाई प्लस, एक बार और डिफरेंस करो, एक बार और डिफरेंस करो, r ओमेगा कांस्टेंट और साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू एक और ओमेगा, cos थीटा ना, इंटू एक और ओमेगा, डीटा बाई डी टी, आई और माइनस साइन थीटा, अरे बोलो, इंटू जे, बाकी सब कांस्टेंट है कि नहीं, माइनस कॉमन ले लिया। ये कौन सी डायरेक्शन है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन, ये वाला, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है ना, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या है ये, हाँ, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को जो पोजीशन है उसको एक बार डिफरेंट करके वेलोसिटी आएगी, उसकी डायरेक्शन दिख रहा है, जस्टिफाई हो रही है मैथ से, एक बार और डिफरेंट करके एक्सेलरेशन आ रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे है। मैंने केवल क्या किया, मैंने हटा के प्लस कर दिया था और मैग्नीट्यूड बदल के कुछ और कर दिया था। मैंने क्या किया, ये माइनस हटा के प्लस कर दिया था और मैग्नीट्यूड बदल के कुछ और कर दिया था। क्या किया था मैंने, देखो मैंने ये कर दिया था फोर्स, जरा देखना, क्योंकि मास भी तो मल्टीप्लाई करना है ना हमें, मास कुछ हो सकता है ऐसा, तो मैंने ये कर दिया था उसी में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट y अपॉन आर आई और x अपॉन आर जे, मैंने ये कर दिया था ना, बस। हाँ, ये भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके मैंने उसको ऐसे कर दिया था, मैंने नहीं किया था, ये आईटी ने किया था, मैंने उसको टेप दिया था। क्यों, केवल आर देता तो तुम जल्दी समझ जाते ना, कह रहे ये तो सर्कुलर मोशन है, आर स्क्वायर देने से थोड़ा कंफ्यूज करेगा ना, क्योंकि तुम्हें लगेगा अरे रूट तो है नहीं, रूट तो है नहीं, वो रूट कॉमन कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, ठीक है। तो तुम ये फॉर्म
याद करो बस। अब ये आर हटाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? तुम कौन सा फॉर्म याद करोगे? वाई आई एक्स जे, ये जो फॉर्म है ना फोर्स का, वो रेडियल फॉर्म। कौन से डायरेक्शन में है ये? रेडियल। याद रहेगा क्या? क्या ये याद रहेगा कि रेडियल है? ठीक। तो मुझे लगता है कि कार्डियन वेरिएबल का एक जबरदस्त जो कॉन्सेप्ट है, जो घूम फिर के आता रहता है, वो सामने हमने डिस्कस किया। याद करो अब उसको याद रखो बस, अपने आप में वही बहुत है, वही सब कुछ है। याद रख लेना, सामने पढ़े तो तुम्हें याद आ जाए कि अरे ये वाला, अरे वाह ये तो वो वाला है, बस काम खत्म। मैं कह रहा हूं ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक है भाई। तो ये बहुत चांस है आने का, और आने का नहीं आएगा तो मैक्सिमम बच्चे बाहर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा है। और हमारा काम कंपटीशन है ना, क्रैक करना है, नहीं दूसरों को भगाना है, अपने घुसना है, ये हमारा काम है। तो वो चीज जो आने के भी चांस है और दूसरे को नहीं आने के भी चांस है, वो तो हमारा एकदम तैयार होना चाहिए। खत्म। आगे बढ़े। अब बात आती है एक और टाइप की। ये तो हो गया एक टाइप। ये किस टाइप का था? वाई आई एक्स जे, वाई आई एक्स जे टाइप का था, ध्यान रखना ना। और माइनस कर देता तो क्या होता बच्चों? वाई आई माइनस एक्स जे। जरा सोच के देखो। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे कितने खतरनाक पढ़ते हैं। देखो तो, ये माइनस और प्लस है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है? सर्कुलर मोशन पे अगर ये दे दिया एक प्लस और एक माइनस, तो इसका मतलब ये टेंजेंशियल हो गया फोर्स। कौन सा हो गया? और टेंजेंशियल फोर्स होगा तो फोर्स इंटू 2 पाई आर, फोर्स इंटू 2 पाई आर, क्योंकि वो तो टेंजेंशियल फोर्स है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस हो गया। जैसा कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे, याद करो, याद आ रहा है? फोर्स इंटू 2 पाई आर बाई 4, याद आया? ये यही क्वेश्चन है ना, ये वाला। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, वो देखो, है ना? तो ये और ये एक ही है। अब ये तुम कहोगे कि मुझे फिजिक्स जबरदस्त आती है, तो तुम्हें लगता है ये आ जाएगा? नहीं, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स का इंटरप्रिटेशन है। मैथ्स का इंटरप्रिटेशन, कि जो मैथ्स दिख रही है उसका इंटरप्रिटेशन। अब इसको यहां दे दिया तो दिख रहा है तुम्हें, ये फिजिक्स है। लेकिन ये दे दिया, हो गया काम। क्या दे दिया? फोर्स इक्वल टू समथिंग, मतलब वाई आई और माइनस एक्स जे, ये दे दिया। तो इसका मतलब है अब ये मैथ्स का इंटरप्रिटेशन तुम करो तो काम बन गया, नहीं तो लड़ो, और लड़ोगे तो बनेगा नहीं है। अब ये सोच के देखो, क्या तुम्हें ये वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई बनेगा? वो वाला, अरे जो हमने एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल होल का इंटीग्रेशन किया था, बनेगा इसमें? नहीं, बीच में कौन आ गया? माइनस, रो, कुछ नहीं होगा। अब यहां से शुरू होगा। क्या हम लोग दूसरे लेवल पे जा रहे हैं? थोड़ा नीचे रहो, मेंस में नहीं आएगा, तुम जानते हो ये सब, सही ना? क्योंकि मैथ्स में, मेंस में मैथ्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ी आएगा, फिजिक्स आएगा। और फिजिक्स में भी बहुत पूछ ले तो बहुत है। ये है मैथ्स का, जो हमें मैथ्स दिया है उससे हम उसकी फिजिक्स निकालें और फिर समझे, ओ ये बोल रहा है क्या, ऐसा ये कुछ। तो ये मतलब है कि y कंपोनेंट प्लस में है लेकिन x कंपोनेंट माइनस में है। इतना पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी फोर्स ऐसे लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल। इसका मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स है। और जब टेंजेंशियल फोर्स है और बोला है सर्किल पे मूव करना है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, तो कितना वर्क डन हो गया? इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर r के बराबर आएगा ना? बोलो बच्चों, इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे 2 पाई r by 4। यही क्वेश्चन है वो, पर बेवकूफ बनाया उसने, है ना? तो इस तरह से तुम समझोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ft की जो वैल्यू है, मॉड निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा।
इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भले ही बदले, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर फोकस करो इस लाइन में। ठीक, तो हम लोग कहाँ चले गए हैं? हाँ, हम यहाँ पे थे, नहीं यहाँ पे नहीं थे, यहीं पे थे, ये थे, बहुत आसान वाला है ना। और यही वो भी है, कुछ अंतर नहीं है, बस डिवाइड ही तो किया है किसी कांस्टेंट से, और बीच में एक बार माइनस कर दिया है। तो प्लस करेगा तो नॉर्मल, माइनस करेगा तो एक माइनस एक प्लस किया तो टेंसियल, दोनों माइनस किया तो अंदर की तरफ नॉर्मल, अंदर की तरफ। सही ना? मैं मान के चलो कर लोगे ये सब बढ़िया से नोट्स बना के और ठीक से इसको लिख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। ये भी तुम्हें समझ में आ गया है, इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया है। ठीक, चलो ये और ये सेम है, और ये मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा है ना इस चैप्टर का, बस उसी का मैथ्स। आईटी कभी भी बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता, ध्यान रखना। कभी अगर तुम्हें लगे कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आईटी का, तो ये मान के चलो कि वो कभी खतरनाक नहीं पूछता, वो केवल और केवल तुम्हारे अच्छे वाले कॉन्सेप्ट को चेक करता है। तुम मस्त घर पे सो नहीं तो तुम्हारी उंगली बजेगी क्लास में, समझ गए? एक वर्ड जो छोड़ रहे हो ना, खतरनाक है वो, तुम्हें पता नहीं, कल भी सो रहे थे। सही है, घर पे सो के आओ बढ़िया से। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का, बस खत्म करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें नहीं पता कि क्या है भाई, एक्स वाई स्क्वायर आई वाई एक्स जे, लो फाइंड वर्क डन। टू मूव a mass from two comma 4 to 3,9 along y equal to x square। सब दिया उसमें, हमें कुछ नहीं करना, सब दिया, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे सब दिया। हमारा पहला काम क्या है, ये मैथ्स है तो फिजिक्स हम जो जानते हैं वो लगा देते हैं। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, सीधा फोर्स सीधा करूं, एक्स वाई स्क्वायर dx और वाई एक्स dy का इंटीग्रेशन, यही ना भैया। ये कोई वो वाला मेथड नहीं है जो पहले को फर्स्ट इंटू सेकंड का रिप्रेजेंट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, नहीं आएगा, तुम देखोगे तो नहीं आएगा। तो ऐसे में कुछ दिया है बच्चों, वो इसलिए दिया है कि तुम इसको सॉल्व कर पाओ। तो बताओ क्या करूं यहाँ पे, y तो हटा दो, हाँ बस वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स करके जब पे वाई करके जब पे एक्स रखोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 5। अब ये इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 3 तक। सुना क्या, प्लस y की वैल्यू रख दो, एक्स क्यूब डी, नहीं एक्स क्यूब नहीं, वाई मिलाओ, y की पावर 3/2। हाँ y की पावर 3/2 कर लोगे। तो ये छोटा वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा। यानी अगर फंक्शन एफ एक्स का न दे के वाई और जेड के साथ दे रहा है, तो या तो तुम उसको इंटीग्रेबल बना दो, जैसा कि हमने कहा था एक्स इंटू वाई का डिफरेंस होल का इंटीग्रेशन, या कुछ तो दिया होगा जिसका यूज करके हम उसको इंटीग्रेबल बना सकते हैं, कुछ तो दिया होगा। ठीक है बच्चों, बस इतना ही बताना था मुझे इस फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। ए टी ये पॉइंट है, चलो 2,0
ए पॉइंट है 2,2, 0,2. Find work done by F equal to x y I y z j, z छोड़ो, y x square j. ठीक है, ओवर लूप ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एंड अगेन ए बी सी डी ए पे दोबारा आने पे, ऐसे जाके वापस आने पे टोटल वर्क निकालना. चलो लगाओ जल्दी बात. फिर से एक बार बता देता हूं जल्दी से. ए बी पे अगर देखें तो ए बी पे एक्स वेरी कर रहा है, लेकिन वाई क्या है? ए बी पे वाई 0 है. ए बी पे वाई क्या है? तो ए बी पे वाई 0 है, यानी ए बी पे अगर देखें तो वाई 0 तो पूरा वाई 0, पूरा 0. अब देखो बीसी पे एक्स कितना है? 2, और वाई क्या हो रहा है? वेरी. तो देखो जरा, एक्स कितना है? 2, वाई क्या है? वेरिएबल. लेकिन डीएक्स कितना है? एक्स नहीं वेरी कर रहा है भाई इस लाइन पे, इस पे तो वाई वेरी कर रहा है, तो डीएक्स कितना हो जाएगा? अब इधर आ जाओ, वाई कितना है? वेरिएबल. एक्स कितना है? 2, लेकिन डीवाई कितना है? डीवाई है ना, तो कहां से कहां तक? 0 से 2 तक हो जाएगा इंटीग्रेट. तीसरा बताओ, सीडी पे बताओ, वाई कितना है? वाई 2 है, वाई कितना है? ये लो. और x कितना है? वेरिएबल है. y कितना है? 2 है. dx है कि नहीं? dx है ना, पक्का. कितना है dx? आराम से dx के बारे में बताओ बच्चों. कम हो रहा है ना x? अरे बोलो, जबकि फोर्स उधर था और dx इधर आ रहा है, वो माइनस आना चाहिए था ना, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में माइनस नहीं आ रहा, तो ये वाला आना चाहिए ना, क्योंकि cos थीटा तो रखते नहीं कार्टेशियन फॉर्म में, तो वैल्यू में आ जाएगा, वो दिखना चाहिए. मतलब फिर से सुनो, अगर पोलर फॉर्म में रहता तो फोर्स उधर लग रहा था, आई लग रहा था ना, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले जा रहे हैं पीछे, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है कि नहीं? नेगेटिव वर्क कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आएगा? अगर ये नहीं लिखते तो काम खराब हो जाता. सोचो, वर्क तो नेगेटिव कर रहे हैं पक्का, ये नेगेटिव आता है. सुनाई दिया? का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? सीडी है ना, ये सीडी. आगे बढ़ाओ, अगला क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वाई में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है. सुने क्या बच्चों? ठीक है, अगला डी. क्यों? x 0 बताओ कितना आएगा? y³ 3, यही ना, 0 से 2 तक कितना आएगा? 16/3. इधर जूल हो गया. इधर देखो कितना आएगा? कहां से कहां तक? 2 से 0 तक, है ना? 2 से 0 तक. बताओ, 2x²/2 कट जाएगा. कहां से कहां तक? 2 से 0 तक. आंसर बताओ. 0 - 2 4 आएगा ना? हम लोग कुछ गलत तो नहीं किया? 4 माइनस में आ रहा है कि प्लस में? प्लस में आ रहा है, जबकि माइनस में आना चाहिए ना. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? नहीं, वो लिमिट तो देखो कल भी लगाए थे हम लोग. फिर से पोलर फॉर्म में हमने क्या कहा था? पोलर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो. लिखा था ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड.
और कल दूर से जब पास ला रहे थे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा था, इसलिए उसको क्या बनाए थे, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। सुनाई दिया? जबकि यहाँ पे कार्टिजन है, कार्टिजन में हम लोग ये क्या है, ऑलरेडी डीएस जो है, ऑलरेडी डीएस में डीएक्स और डीवाई आ चुका है, वो हम एक जनरल लेते हैं डीएक्स और डीवाई, वो अपने आप कार्टिजन में नेगेटिव हो ही जाएगा। सोचो, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड और वो नहीं ले रहे हैं, तो डीएक्स डीवाई क्या होता है, कोई भी एक जनरल कंडीशन में डीएक्स जो लेते हैं, डीएस वो डीएक्स आई प्लस डीवाई जे लेते हैं, तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने गलत किया, तो वो प्लस ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि डीएक्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जब ले चुके हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है क्या यहाँ पे? नहीं। समझ गए? फिर चुपचाप इंटीग्रेट कर देना, यानी कार्टिजन में ये माइनस नहीं लिखना है। क्लियर है सबको? तो वहां पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब बताओ क्या नेट वर्क डन 0 हुआ? 0 नहीं है, तो एक तो वर्क निकालना आ गया, और दूसरा 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या लिखूं? 0 नहीं तो क्या लिखूं? हाँ, दिस फोर्स will not be conserved ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। क्यों? 0 होना चाहिए लूप में वर्क डन, और वो भी ध्यान रखना सभी लूप में वर्क डन 0 होना चाहिए, एक लूप नहीं। सही? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूं थोड़ा, मान लो एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, इसकी फील्ड ऐसे होती है ना, फील्ड, और एक सर्किल में अगर मैं चक्कर लगाऊं तो हर जगह जहां से चलोगे वहीं पे आओगे तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 0 होने के लिए 90 वाला केस नहीं है, तुम यहां पे भी किसी लूप में चलोगे तो 0 ही आएगा। समझ गए? यहां पे भी अगर लूप में चलोगे तो 0 आएगा। क्यों? मान लो एग्जांपल के लिए ए से बी गए और बी से ए आए, तो ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? ए बी होगा कि नहीं? और जब बी से ए आए तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? माइनस ए बी। अरे होगा कि नहीं? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। वो आ जाएगा। तुम प्रूफ कर सकते हो, ये प्रूफ किया जा सकता है कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। सुनाई दिया? तो अगर किसी फील्ड में या किसी फोर्स में के कारण लूप में वर्क डन 0 है ना, इफ वर्क डन इन क्लोज लूप इज 0, force will be conservative. Is 0, force will be conservative. सुनाई दिया? अल्टरनेट मेथड ये प्रूव करने का, देखो कोई भी फोर्स अगर है, देखना आई जे के, ये देखो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। अगर ये इक्वल टू 0 है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी सॉल्व करने पे ये क्वांटिटी अगर 0 है तो F विल बी, फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। इसको रट डालो, F विल नॉट बी कंजर्वेटिव। ये किसी फील्ड को चेक करने के लिए भी है, कोई फील्ड देके बोले कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा चेक कर लेना। तो बस फील्ड में यहाँ पे EX, EY, EZ आएगा, तो ये जो ऊपर है वो लूप से चेक करने का है। और हो सकता है कि किसी एक लूप में वर्क डन 0 आ जाए जिसमें हम चेक कर रहे हैं, और किसी दूसरे लूप में ना आए, तो हम क्या 10 लूप चेक करेंगे? सुनाई दिया? तो फिर क्या अच्छा तरीका होगा ये बात, सही है? तो ये अच्छा तरीका है चेक करने का कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जबकि वो लूप में तुम कर सकते हो
लेकिन चांस की बात है ना, क्या पता जिस लूप में तुमने चेक किया उसमें जीरो आ गया, दूसरे में नहीं है। तो हमें कैसे पता कि कंजर्वेटिव है? एक लूप में जीरो होने से नहीं होता है, हर लूप में जीरो होना चाहिए वेक्टर, सही लूप। क्लियर है बच्चों? तो ये है कितना हुआ, और ज्यादा हो गया क्या? तो सॉल्व करना नहीं आ रहा है क्या? वही सेम आई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पार्शियल है वो, यानी y के रिस्पेक्ट में y को ही वेरिएबल मानना है, x और z को क्या मानना है? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड रिस्पेक्ट टू डेल y y माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई रिस्पेक्ट टू z, इसका ये मतलब। अरे जैसे करते हैं माइनस माइनस होता है ना जे में, बोलो बच्चों क्या? जे वाले को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स रिस्पेक्ट टू जेड प्लस के डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। अगर ये तीनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए तीनों, तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा, और जीरो नहीं हो तो कंजर्वेटिव नहीं। याद रहेगा? अच्छा डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 साल पढ़ना है ना, कुछ 11th वाले बच्चे डरे नहीं, ठीक। तो बड़ी चीज नहीं है यार, फील करो, काम खत्म करो। क्या फील करना है? कंजर्वेटिव क्या होता है, क्लियर हो गया? अब कंजर्वेटिव क्या होता है, क्लियर हो गया? मतलब लूप पे देखो, इधर मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझते हैं। एक्चुअली जैसे अभी हमने क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, आर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आई थी ना, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया था ना। आर किधर था? आर ऐसा था ना बच्चों, पोजीशन वेक्टर। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ऐसे आई थी ना, और इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फिर से ऐसे इसके परपेंडिकुलर आ गया था। ये डिफरेंशिएट करने से जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर, एक वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से जो दूसरा वेक्टर आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, फिर उसको डिफरेंशिएट करने से फिर से जो आ रहा है वो भी उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यही ना? यानी कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर ए है तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो दूसरी क्वांटिटी आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, सही। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, हम किसी क्लोज लूप में बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से जो क्वांटिटी आती है वो ये आती है, नहीं मतलब सॉरी, इनटू नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी। तो फिर से फोर्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के। तो फोर्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो फोर्स ऐसा है, उसको डिफरेंट करने से क्या मिलेगा हमें? उसका ये असर, ये मिलेगा। फोर्स ऐसा है, उसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? ये असर परपेंडिकुलर, क्या मिलेगा? तो इस फोर्स को डिफरेंट करने से ये वाला असर मिल रहा है, उसका ये इफेक्ट। और फोर्स का अगर ये इफेक्ट जीरो है तो क्या होगा? वो कंजर्वेटिव। ऐसा थोड़ा सा आइडिया समझने के लिए, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब उतना मुझे भी आइडिया नहीं, बीटेक में हम लोग पढ़ते थे, भूल गया हूँ, बहुत साल हो गए। लेकिन इसका मतलब सर्कुलेशन होता है, किसी क्वांटिटी को अगर तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसके परपेंडिकुलर मिलेगी। क्या मिलेगी? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर मतलब उसका एक असर है जो सर्कुलेशन में दिखेगा, सर्कुलेशन में ऐसे। तो मुझे भी उतना ना फील किया मैंने, बीटेक में तुम जानते हो फील नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ के उगलना होता है, खाना होता है, उगलना होता है बस, तो फीलिंग नहीं आती, तो उतना अच्छा तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा आइडिया है कि मुझे कि इससे ये मिलता था कुछ, याद रहेगा। और वो जो है असर सर्कुलेशन को दिखाएगा, यानी सर्कुलर असर को दिखाएगा, उसके सर्कुलर असर को दिखाएगा, ऐसा तुम थोड़ा आइडिया ले लेना, सही। यानी लेकिन वो याद रखो कि डिफरेंशिएट करने से परपेंडिकुलर मिलता है, सही ना? ठीक है बच्चों,
हो गया है, वर्क अब कंप्लीट हो गया। थोड़ा बुक में देख लेना, कुछ और तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है, कुछ है क्या? मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा वर्क एनर्जी में भी है, एनर्जी को डिफाइन करके वर्क निकालना वो सब अभी है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी पढ़ने में तब आएगा, तब होगा। एक दो लेक्चर अभी और लगेंगे एनर्जी में, ठीक। मुझे देखो ये एनर्जी वाले हैं, वर्क के क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना बच्चों।